हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 6 से इसके MCQ। यहां पर आज हम चैप्टर नंबर 5 यानी पंचायती राज, चैप्टर नंबर 6 में गांव का प्रशासन और चैप्टर नंबर 7 में यहां पर हम नगर प्रशासन से संबंधित MCQ यहां पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आज आपका, भारत में सरकार के सबसे निचले स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन आज आपका सही है। पहला कथन है आज आपका, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है और इसमें सिर्फ एक गांव होता है। सेकंड, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो और जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन जो है वो गलत है। अगर हम देखें तो ग्राम सभा जो होती है वो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि इसमें सिर्फ एक गांव होता है। जरूरी नहीं है एक गांव हो, मिनिमम एक गांव तो होगा ही होगा, मैक्सिमम कितने भी गांव हो सकते हैं, मैक्सिमम एक से ज़्यादा गांव यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि केवल एक गांव होता है, इसलिए ये गलत है। यानी आधा यहाँ पर लाइन यहाँ पर इतनी सही है, बाद बाकी ये लाइन पीछे की ये गलत है। इस हिसाब से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है और ये गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत है, वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे यहाँ वोट देने की जो उम्र थी 21 साल थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के जरिए इसको घटाकर जो है यहाँ पर कितना कर दिया गया है, इसको घटाकर यहाँ पर 21 से 18 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों एवं कार्यवाहियों के लिए स्थापित तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक भाग अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड सरपंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर पंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। चौथा ऑप्शन है आज आपका, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है और इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। पांचवा है, सचिव का कार्य जो है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है और चर्चा में जो भी निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। देखिए पहला वाला अगर इस कथन हम देखें तो एक ग्राम पंचायत जो होती है वो कई छोटे छोटे वार्डों में बांट दी जाती है और प्रत्येक भाग पर अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसको वार्ड सरपंच नहीं बल्कि वार्ड पंच के रूप में जाना जाता है, वार्ड पंच के रूप में से जाना जाता है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये है कि पंचायत क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, वो सरपंच का चुनाव करते हैं, ना कि पंच का। यानी ये लोग किसको चुनते हैं, ये सरपंच को चुनते हैं और सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। सरपंच जो होता है वो पंचायत का मुखिया होता है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी गलत है, यानी पंच को नहीं बल्कि सरपंच को चुनते हैं। वार्ड पंच और सरपंच जो होते हैं वो मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और ये कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। तो थर्ड वाला कथन यहाँ पर सही है। देखिए ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है और ये सचिव जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये ग्राम सभा का भी सचिव होता है। इसको अपॉइंट करने का रीजन ये है कि भाई जो तमाम विकास कार्य वगैरह हैं या फिर इनकी सहायता करने के उद्देश्य से अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ साथ ये इसकी इन लोगों पर निगरानी वगैरह भी रखता है। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है। पांचवा है, देखिए यहाँ पर समय समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर इन लोगों की बैठकें होती हैं, जैसे गांव में पेयजल की समस्या है, गांव में जो है आपकी साफ सफाई की समस्या है या कोई और भी मुद्दा है, इसको लेकर बैठकें वगैरह होती हैं और इन बैठकों में जो भी प्रस्ताव वगैरह पारित होते हैं तो उन प्रस्ताव वगैरह को ये अपने निर्णयों को यहाँ पर अपने पास रिकॉर्ड के रूप में लिख लेता है। तो यहाँ पांचवा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर पूछा यही गया है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 3, 4, 5 कथन सही है, तो आंसर है डी, केवल 3, 4 और 5। प्रश्न नंबर 3 है आज आपका, ग्राम पंचायत का मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास के कार्यक्रम लागू करवाना होता है। इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है यहाँ पर, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, ये भी बताया गया ग्राम पंचायत में। सेकंड है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू कराना। थर्ड, यह किसी भी प्रकार का स्थानीय कर
नहीं लगा सकता है। देखिए, अगर हम ग्राम पंचायत के कामों की बात करें तो इसके पंचायत क्षेत्र में आने वाली जितनी भी सार्वजनिक इमारतें हैं, यानी सार्वजनिक इमारतों में कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट इमारतों में जैसे पंचायत की बिल्डिंग ही है या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है, इसके अलावा नालियां वगैरह हैं, कोई भी भवन वगैरह या पानी के स्रोत हैं, इन सभी का निर्माण रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत की है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। इसके अलावा गांव के लोगों के लिए तमाम गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह के तहत रोजगार की योजनाएं वगैरह आती हैं यहाँ पर, तो रोजगार योजनाओं को लागू करवाने का काम गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का ही होता है। यानी आपने देखा होगा मनरेगा वगैरह जो योजना है वो इन्हीं के हेल्प से यहाँ पर चल रही है, यानी ग्राम पंचायतों की मदद से ही वो योजना चल रही है। थर्ड वाला है यहाँ पर लिखा है यह किसी भी प्रकार का स्थानीय कर नहीं लगा सकता है। देखिए, ये अपने दैनिक कार्यों को संचालित करने के लिए स्थानीय कर लगा सकता है, तो थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक और दो कथन सही हैं, तो आंसर है आज आपका ए, यानी केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए इसे धनराशि की आवश्यकता होती है। इसके आमदनी स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यहां बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला है यहां पर घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। सेकंड, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। थर्ड है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र में आने वाले जो घर हैं या बाजार हैं, तो उन बाजारों पर कर लगा सकती है और कर के जरिए ऐसे करके वहां से राशि मिल जाती है। इसके अलावा तमाम सरकारी विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उन योजनाओं के संदर्भ में जनपद से या जिला पंचायतों से इनको पैसा मिलता है, तो सेकंड वाला कथन भी सही है। इसके अलावा कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी स्वेच्छा से, सामुदायिक व्यक्ति कोई है कि सब स्वेच्छा से दान करना चाहता है, तो वो भी इन्हें दान कर सकता है। आपने देखा होगा तमाम लोग गांव को गोद वगैरह ले लेते हैं, तमाम लोग ले लेते हैं गांव को गोद, तो वो समुदाय के काम के लिए यहाँ पर जो भी दान करते हैं वो इसी में आ जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। पूछा यह गया है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, तो आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर लोगों की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग इसे चुनते हैं। सेकंड है, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकासखंड का होता है और इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं। थर्ड है, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है और यह तीसरा स्तर होता है। देखिए, अगर हम पंचायती राज व्यवस्था का अगर देखें पूरा, तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, 3 स्तरों पर कार्य करती है। इसमें सबसे निचला स्तर जो होता है वो ग्रामीण स्तर है, ग्राम पंचायत वाला स्तर है। तो ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा की मदद से चुनी जाती है, यानी ग्राम सभा के लोग इसे चुनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत से ऊपर बढ़कर यहाँ पर इसका दूसरा स्तर आता है, विकासखंड वाला आता है, यानी इसे खास करके पंचायत या फिर पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। और ये पंचायत समिति जो होती है वो कई सारे गांवों को मिलाकर बनती है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है, देखिए, पंचायत समिति के ऊपर आपका जो है यहाँ पर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, यानी पंचायत समिति जो होती है इसके ऊपर जिला परिषद होती है और ये तीसरा स्तर है। देखिए, जिला पंचायत का काम आपको पता होना चाहिए, जो धनराशि वगैरह है उसको आवंटित करना है और ये पंचायत की मदद से, पंचायत या पंचायत समिति की मदद से ग्राम पंचायत तक ये धनराशि को पहुंचाती है। और तमाम जो विकास कार्यों वगैरह के लिए ये लोग अपना बना के भेजते हैं, अपना जो भी है डिमांड करते हैं, तो उनको यहाँ पर इसको देखकर इनको जो है वो डिमांड भेजी जाती है जिला पंचायत के जरिए, जिला परिषद के जरिए। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 6 है आज, पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहां बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। बी, ग्राम समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के और कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं। सी ऑप्शन है, पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। डी है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं जो कि सभी राज्यों में एक जैसे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। कुछ राज्यों में जो होती हैं ग्राम सभाएं जो होती हैं
और ये अपना काम करवाने के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण करती हैं। जैसे मान लीजिए पेयजल के लिए कर ली, यानी कि जो पीने का पानी है पेयजल के लिए हमने कोई समिति बना ली, जिसमें कुछ ग्राम सभा के लोग शामिल हैं और कुछ यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत के लोग भी शामिल हैं। यानी साफ सफाई के लिए हमने समिति बना ली, नगर में गांव में साफ सफाई नहीं रह रही है, साफ सफाई की देखरेख की जिम्मेदारी जो है इसके लिए समिति बना ली, तो साफ सफाई समिति बन गई। ऐसे करके तमाम समितियां बन जाती हैं यहाँ पर। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। अब जो ग्राम समितियां बनाई गई हैं इनमें एक तो ग्राम सभा के लोग होते हैं। आपको पता हो ग्राम सभा में कौन लोग आते हैं, यानी कि जो लोग गांव की वोटर लिस्ट में नामित होते हैं, गांव की वोटर लिस्ट में इनका नाम होता है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग इनके द्वारा जो चुने हुए कैंडिडेट हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए कैंडिडेट हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। देखिए कई राज्यों में यही व्यवस्था है कि पंचायत समिति की मदद से जो जिला परिषद है वो ग्राम पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। अंतिम है आज आपका, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने एक पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं जो कि सभी राज्यों में एक जैसे हैं। देखिए डी वाला कथन गलत है। कहीं कहीं पर जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है वो त्रिस्तरीय ना होकर 4 स्तरीय है। जैसे अभी तो आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हमने पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर देखे हैं। यहाँ पर 3 स्तरों के बारे में बताया गया है। कहीं के राज्यों ने 4 स्तर अपनाए हैं, कहीं के राज्यों ने 2 स्तर अपनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए हर राज्य में इनका जो पैटर्न है एक जैसा नहीं है। यानी कहीं के राज्यों में 3 स्तर देखने को मिलेंगे, कहीं के 2 स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही ना, ये पॉसिबल नहीं है। हर राज्य को इन्हें करना ही पड़ेगा, इनके चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। ये कब पॉसिबल हो पाया ये भी बता दे रहे हैं हम आपको। देखिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब अगर देखा जाए तो वहां पर लोकसभा और विधानसभा की बात की गई थी, स्थानीय सरकारों की बात वहां पर नहीं की गई थी। लेकिन बाद में आकर 90 के दशक में आकर ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि स्थानीय स्तर की सरकारों को भी, स्थानीय स्तर पर भी जो लोकतंत्र की अवधारणा को जो मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय स्तर की सरकारों को भी यहाँ पर सशक्त बनाना होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर बाद में ये प्रावधान किया गया। आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1992 में, और इसके जरिए जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको यहाँ पर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इससे पहले जो आपकी पंचायती राज वाला सिस्टम था संविधान में इसका जिक्र तो किया गया था, लेकिन इसके संदर्भ में कोई यहाँ पर वैधानिक पूरा फॉर्मेट नहीं बना हुआ था, कोई कानूनी फॉर्मेट नहीं बना हुआ था। तो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि राज्य इस तरह का प्रावधान करेंगे। तो राज्यों ने शुरुआत में इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ एक राज्यों ने तो अपने यहाँ जो है पंचायती राज सिस्टम लागू करवाया, जबकि अधिकतर राज्यों ने इस पर ध्यान देना उचित ही नहीं समझा। तो ऐसे करके बाद में सरकार को लगा कि भाई कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर के लोगों को भी यहाँ पर लोकतंत्र से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 करके यहाँ पर आपको पंचायती राज को जो है यहाँ पर संवैधानिक मान्यता मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई। हमारे देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। राजस्थान का एक जिला है नागौर, तो नागौर जिले में सबसे पहले यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा हर साल नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को हर साल जो नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है, और ये सन 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर नंबर ऐसे करके आज आपका जो चैप्टर नंबर 5वां है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें 6 क्वेश्चन थे, तो आपने देख लिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, यानी गांव का प्रशासन। तो और क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर देखते हैं सरकार को जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है क्योंकि आपसी विवादों को निपटाने में इसकी जरूरत पड़ती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला है जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। देश के सभी राज्यों में से पटवारी नाम से ही जाना जाता है। सेकंड, आमतौर पर पटवारी खेत नापने के लिए एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं और इसे जरीब कहते हैं। थर्ड, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। चौथा ऑप्शन है पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए अगर बात की जाए तो जमीन से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज होते हैं, जमीन को नापने का, जमीन के रिकॉर्ड रखने का काम जो होता है मुख्यतः पटवारी का होता है, और पटवारी जो होता है वो ये सारे काम करता है। अब यहाँ बताया गया, अगली यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है कि देश के सभी राज्यों में से पटवारी नाम से ही जाना जाता है।
देखिए, देश के सभी राज्यों में इसे पटवारी नाम से नहीं जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे पटवारी के रूप में, कहीं कहीं पर इसे लेखपाल के रूप में, जैसे यूपी में से, उत्तर प्रदेश में से लेखपाल के रूप में जाना जाता है इस व्यक्ति को। राजस्थान में पटवारी कहते हैं इसे, ठीक है। कहीं कहीं पर इसे कर्मचारी कहा जाता है, कहीं कहीं पर ग्रामीण अधिकारी भी कहते हैं, और कहीं पर कानून गो के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो यानी सभी राज्यों में इसके नाम सेम नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये सेकंड वाली लाइन जो है गलत हो जाती है, तो पूरा पूरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके पास एक पैमाना होता है जिसके जरिए जो है पैमाइश करते हैं। ये आमतौर पर फीता उपयोग नहीं करते हैं। पुराने समय वाले में सब लोहे की जंजीर ही चलती थी जो है पैमाने के रूप में। तो लोहे की जंजीर जो चलती थी उसे जरीब कहते थे। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है, यानी कि आमतौर पर पटवारी जो खेत नापने के लिए एक लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी का काम क्या है? देखिए, पटवारी का काम जो है ये भूमि का कर है, ये इकट्ठा करता है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलें हैं इनके बारे में जानकारी देता है, बताता है कौन कौन से खेतों में फसल हो रही है या कौन कौन से खेत बंजर पड़े हैं, उन सब का ब्यौरा ये सरकार को प्रोवाइड करवाता है। तो थर्ड कथन भी यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, पटवारी जो है एक से ज्यादा गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ना कि एक गांव के लिए। यानी कि यहाँ पर पटवारी को ऐसा भी पटवारी को होता है कि बहुत सारे गांव यहाँ पर सौंप दिए जाएं। जरूरी नहीं है केवल एक गांव ही मिले, ठीक है। तो पटवारी केवल एक गांव के लिए नहीं होता है, बल्कि ये ज्यादा गांव के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस हिसाब से चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर पूछा यही गया है कौन सा कथन असत्य है। यहां पर सी वाला कथन असत्य है, यानी कि यहां ऑप्शन होगा केवल 1 और 4। प्रश्न नंबर 8 है आज आपका। एक जिले के अंदर स्थानीय स्तर के लोगों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए स्थापित विभागों व नियुक्त विभागीय कर्मचारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन आज आपका असत्य है। पहला है, राजस्व विभाग का काम किसानों की समस्त गतिविधियों का ब्यौरा रखना है। सेकंड, प्रशासनिक नियंत्रण के लिहाज से एक जिले को छोटे खंडों में बांटा जाता है। थर्ड, एक जिले में सबसे ऊपर जिलाधिकारी और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। चौथा, तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन की बात करें तो आपका जो राजस्व विभाग है वो उसका काम क्या है? किसानों की जो समस्त गतिविधियां हैं इनका ब्यौरा रखना। समस्त गतिविधियों में क्या है कि किसान कौन सी फसल बो रहे हैं, फसल कौन कौन सी फसलों को चेंज कर रहे हैं, या फिर किस किसान का खेत बंजर पड़ा हुआ है, किस किसान ने कुआं खोद लिया। तो इन सब का जो हिसाब रखने का काम किसका है? वो आपका राजस्व विभाग का है। तो पहला वाला कथन तो आपका सही है। अगर हम बात करें तो किसी भी धन यानी कि अपने देश के किसी भी राज्य में क्या किया गया है, देश में राज्य जितने भी हैं वो जिलों में विभक्त हैं, और जिलों में प्रशासनिक नियंत्रण को सहज बनाने के लिए हमने क्या किया है, जिलों को भी छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लिया है। तो जिलों में छोटे छोटे खंडों के रूप में तहसील है, या तालुका के रूप में भी छोटे छोटे खंड बना दिए गए हैं। तालुका के बाद कहीं कहीं पर ब्लॉक बना दिए गए हैं, ब्लॉक के बाद फिर ग्राम पंचायतें आ जाती हैं। तो हमने किया क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए हमने इसे थोड़े छोटे पार्टों में डिवाइड कर लिया है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन भी सही है कि भाई प्रशासनिक नियंत्रण के लिहाज से जिले को छोटे खंडों में बांटा जाता है। सेकंड कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, जिले में सबसे ऊपर जो होता है वो जिला अधिकारी होता है, और इसके नीचे जो खास करके जो छोटे खंड बनाए जाते हैं, तहसील वगैरह बनाई जाती हैं, तो वहां पर तहसीलदार होता है। तो यह थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है। तहसीलदार की अगर हम बात करें तो तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। देखिए, तहसीलदार का काम जो होता है वो जमीन से जुड़े हुए विवाद जो भी हैं, यानी कि जो जमीन से, लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यू हैं, जमीन से जुड़े हुए विवाद हैं, ये उन विवादों को निपटाता है। और जमीन से जुड़े हुए विवाद जो हैं वो दीवानी में आते हैं, ना कि फौजदारी में। फौजदारी में वो विवाद आते हैं जो मारपीट के हैं, या फिर किसी की हत्या वगैरह का मुकदमा है, यानी कि जो गंभीर अपराध वाले जो श्रेणी में आते हैं वो फौजदारी में आते हैं। और फौजदारी के लिए तहसीलदार यहाँ पर उनका जो जजमेंट नहीं करता है, ठीक है, उसको लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जमीन वाले मामले जो हैं वो यहाँ पर तहसीलदार देखता है। जमीन से जुड़े हुए विवाद हैं तो उनको तहसीलदार देखता है। तो इस हिसाब से चौथा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा यही गया है कौन सा कथन असत्य है, तो चौथा वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आज आपका डी, केवल चौथा। प्रश्न नंबर 9 है आज आपका। पुलिस द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, पुलिस का कार्य समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है। सेकंड, हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। थर्ड, थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करें। देखिए, अगर बात की जाए तो पुलिस का कार्य सबसे मेन रोल क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना,
ये समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही पुलिस का जो है प्राथमिक दायित्व है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा हर पुलिस थाना जो होता है उसका एक कार्य क्षेत्र होता है और उस कार्य क्षेत्र की परिधि में आने वाले ही जो है अपराध वगैरह हैं ये वहां पर दर्ज करवाए जाते हैं, ये उनको ही देखता है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बना दिए गए हैं कि भाई वो थाना क्षेत्र वो है तो वहां पर इतना इलाका है, इस इलाके में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब का ब्यौरा यहीं रखा जाएगा, यहीं के लोग इसे देखेंगे। ठीक है, तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। यहाँ पर हर थाने पर एक थानेदार होता है और थानेदार की जिम्मेदारी ये है कि भाई मान लीजिए कोई घटना घटित हो जा रही है तो लोगों से उसके बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे। इसके अलावा कोई भी अपने उसके कार्य क्षेत्र में कोई भी मामला है उस पर कार्यवाही करे, तो ये इसका काम है। संबंधित कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके किसी व्यक्ति के साथ कोई मान लीजिए दुर्घटना हो जाती है तो क्या करता है व्यक्ति, अपने संबंधित जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र के थाने में जाकर वो रपट लिखवा सकता है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 10 है यहां पर, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, इसके संदर्भ में यहां पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां बताना है कौन सा कथन आज आपका सही है। बताया गया है कि इस कानून के अनुसार हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। सेकंड है, यह कानून देश में मौजूद अन्य धार्मिक समुदाय की महिलाओं को भी उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में न्याय दिलवाता है। देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमारे समाज या हमारा समाज जो है वो लंबे समय से पितृसत्तात्मक रहा है और पितृसत्तात्मक समाज रहने की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि बेटियों की शादी हो जाती है तो बेटियों की शादी होने के बाद अक्सर तमाम माँ बाप जो होते हैं अपनी बेटियों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं देते हैं और संपत्ति केवल और केवल बेटों के नाम चली जाती है। तो अभी यहाँ पर जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में आया है तो इसमें यहाँ पर यह फैसला कर दिया गया है कि अब कोई भी यहाँ पर हिंदू परिवार है और वहाँ पर जमीन का जो बंटवारा होगा तो जमीन बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। आगे है, यह कानून देश में मौजूद अन्य धार्मिक समुदाय की महिलाओं को भी उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में न्याय दिलवाता है। देखिए, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, केवल हिंदू जो आपका समुदाय है, हिंदू समुदाय में जो महिलाएं हैं उन्हीं महिलाओं को ये अधिकार दिलाएगा, अन्य समुदाय की महिलाओं को अधिकार नहीं दिलाएगा। क्योंकि अन्य जो आपके धर्म जो भी हैं उन सभी धर्मों में अलग अलग नियम हैं, उनकी वजह से उनके जो भी प्रावधान वो अलग बनाए गए हैं तो वो इनके दायरे में नहीं आएंगे। यहाँ पर केवल हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले जो लोग होंगे, जो कम्युनिटी के लोग होंगे, केवल ये उन्हीं के मामलों को देखेगा, अन्य धार्मिक समुदाय की महिलाओं के मामलों को ये नहीं देखेगा। तो उस हिसाब से उनको ये न्याय नहीं दिलवाएगा। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये चैप्टर नंबर 7 से है, नगर प्रशासन से है। यहां पर पहला प्रश्न यानी 11वां प्रश्न है, एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। इनकी इसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन आज आपका सही है। पहला है, बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं, वहीं छोटे कस्बों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर पालिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नगर निगम का काम बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना एवं स्कूल स्थापित कर उन्हें चलाना भी है। थर्ड ऑप्शन है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। चौथा है, पार्षदों व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम क्या है, सरकार के द्वारा नियुक्त आयुक्त यानी जिसे कमिश्नर बोलते हैं और प्रशासनिक अधिकारी ये लोग करते हैं। देखिए, अगर हम देखें किसी भी बड़े शहर को चलाने के लिए जो संस्था होती है उसको हम यहाँ पर नगर निगम कहते हैं। वहीं छोटे कस्बे हैं या छोटे जिले हैं वहां पर जो संस्था होती है उसे नगर पालिका कहते हैं। और देखिए, छोटे कस्बे में तो नगर पंचायत होती है, जिलों पर होती है, जिलों पर नगर पालिका होती है और सबसे छोटे जो कस्बे होते हैं वहां पर नगर पंचायत होती है। ठीक है, तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, नगर निगम या नगर पंचायत जो भी है इनका काम यही होता है क्या, अपने जो भी जनता है नगर में रहने वाली वो बीमारियों से बची रहे। तो समय समय पर क्या है, आपने देखा होगा मलेरिया रोकने के लिए मलेरिया रोधी दवाई का छिड़काव करवाते हैं। नाली वगैरह में आपने देखा होगा जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना के दौरान छिड़काव का काम इनका ही था। तो नगर निगम का काम क्या है, बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इनके नगर क्षेत्र में आने वाले जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको स्थापित करना है, उनका प्रशासन चलाना भी है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है।
यहाँ पर बताया गया है कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। चूंकि शहर की जनसंख्या काफ़ी होती है तो यहाँ पर उसको वार्डों में विभक्त कर देते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 करके, ठीक है। और हर वार्ड से यहाँ पर एक पार्षद का चुनाव होता है जिसको जनता चुनती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन भी सही है, ठीक है। पार्षद और पार्षदों की जो समिति होती है वो शहर के प्रशासन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, शहर से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पर निर्णय लेते हैं। और उन निर्णयों को लागू करने का काम किसका है? जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त आयुक्त है, कमिश्नर है या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन निर्णयों को लागू करवाते हैं। तो चौथा वाला कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चारों ही कथन सही है, तो आंसर है आज आपका डी, 1, 2, 3 और 4। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नगर निगम यानी कोई बड़ा नगर निगम कोई शहर है तो उसका प्रशासन चलाने के लिए यहाँ पर हमें भिन्न भिन्न स्तरों पर लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो और इसके अलावा हमें ये भी करना पड़ेगा कि कोई काम है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सफाई का काम है, पेयजल का काम है, तो इनके लिए अलग अलग विभाग बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर एक काम होता है नगरों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है, किसी नगर के दैनिक कार्यों और विभिन्न विकास कार्यों को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन आज आपका सही है। यहां पर सॉरी असत्य है, सही नहीं असत्य है, यहां पे गलत बताना है। पहला है, नगर निगम राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी टैक्स से आता है। सेकंड, नगर निगम संपत्ति, शिक्षा, मनोरंजन एवं पानी व अन्य सुविधाओं पर कर अधिरोपित करता है। थर्ड, सारे वार्डों के पार्षदों की सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नगर निगम की राशि का एक बड़ा भाग किससे आता है? टैक्स से आता है। जनता के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से इसका एक बड़ा भाग आता है। और नगर निगम जो है ये संपत्ति पर टैक्स लगाता है, शिक्षा पर भी लगाता है, मनोरंजन, पानी या अन्य सुविधाएं वगैरह, बाजार वगैरह में भी और जो सुविधाएं दे रहा है उन सब पर एक टैक्स अधिरोपित करता है। यहाँ पर जो संपत्ति कर है किसी भी नगर में मिलने वाला, ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 20 से 25% संपत्ति कर मिल जाता है किसी भी नगर निगम को या नगर पंचायत को या नगर पालिका को 20 से 25% संपत्ति कर प्राप्त होता है। तो एक अनुमान है, यानी सभी के लिए एक्यूरेट नहीं है। नगर निगम के लिए 25% तक बताया गया, 25% के लगभग मिल जाता है इन्हें जो संपत्तियों से। इसके अलावा यहाँ पर इनके जो डेली के काम है या इनके डेली के जो अन्य विभाग हैं, जैसे सफाई विभाग है, पेयजल विभाग है, और भी विभाग हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट है इनका, नगर में जो लाइट की व्यवस्था करवाना। तो इनके जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में जो जो जरूरत होती है, सामान की जरूरत होती है या इक्विपमेंट की जरूरत होती है, तो उनके लिए एक बजट बनाते हैं। तो बजट के अनुसार फिर पैसा खर्च किया जाता है, यानी बजट का जो प्रपोजल होता है ये भेज देते हैं कलेक्टर के पास कि भाई हमें इस काम के लिए ये पैसा चाहिए। तो ऐसे करके बाद में वो कर्मचारी जो होते हैं, यानी आयुक्त वगैरह जो और भी व्यक्ति जो आयुक्त या और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और ऐसे करके पास करवा के इन्हें जो है वो बजट यानी पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि शहर के जो काम है वो सुचारू रूप से चलते रहें और उनमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है, तीनों ही कथन सही है। तो आंसर होगा आपका डी, यानी इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आप लोग साथ के साथ वीडियो अगर लाइक शेयर करते रहें और साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते रहें, तो आई होप किसी के माइंड में कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो मैं उनका निस्तारण कर पाता हूं। अब आप है क्या कि अभी वीडियो पढ़ रहा है आपका और 6 महीने बाद आप वीडियो देखें और 6 महीने बाद आप वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो कोशिश यही कीजिए कि जैसे जैसे वीडियो आती जाए हाल के हाल तुरंत के तुरंत आप वीडियो देखते जाएँ, जिससे आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसे आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं मुझे और मैं उसका निस्तारण तुरंत कर पाऊंगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।